हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे हिंदी में निरपेक्ष आय परिकल्पना कहा जाता है। बेसिकली देखा जाए तो ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। ये हाइपोथेसिस देने वाले जो जेम केन्स है, जिन्होंने 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी में इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा कहा कि ये कंज्यूमर का पैटर्न कैसा है कंजप्शन का, और कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, और तीसरी चीज़ ये बताइए कि इनकम डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट इनकम। हम लिख लेते पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं। जिम केन्स ने, जो अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है इकोनॉमिक्स में, जेम केन्स 1936 थ्योरी दी, जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, मनी। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में जो अपनी सोच है, जेन केन्स ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही लोगों के सामने रखा है। इसमें एग्जैक्टली ऐसा कहा है कि जो कंजप्शन है पर्सन का, वो पैटर्न कैसा है, उनका कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, इनकम डिपेंड एब्सोल्यूट क्यों है। उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये हाइपोथेसिस देने के बाद, ये सोच देने के बाद फिर भी कुछ सालों तक ये चला, फिर उसके बाद बदलते टाइम के अनुसार ये हाइपोथेसिस पीछे पड़ा, और इसके साथ अनेक रिसर्च हुए, और रिसर्च के साथ नई हाइपोथेसिस सामने आई जो ये पीछे पड़ गया। ये पीछे अगर हो गई, फिर भी हम जेम केन्स के इस हाइपोथेसिस को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जो बड़ी उपलब्धि है। एग्जैक्टली उसमें यही कहा गया है कि इनकम, एक पर्सन की जब इनकम बढ़ेगी तब उसके साथ उसका कंजप्शन भी बढ़ेगा, पर कंजप्शन बढ़ते बढ़ते वो उस तरह नहीं बढ़ेगा जैसे इनकम बढ़ रही है। तो उसमें जो लेवल है वो थोड़ी घटती जाएगी, मतलब उसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये घटता जाएगा। एग्जैक्टली बता देंगे तो जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे कंजप्शन घटेगा। इन शॉर्ट ऐसा कहा जाए कि इनकम जैसी बढ़ेगी तो एपीसी एक घटेगा। हम फुल फॉर्म लिखते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे सी बाय वाई ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, और उसके तो एमपीसी, इसे भी हमें यूज़ आगे करना है, तो इसका भी लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे सोचेंगे कि इनकम इनकम में जो बदलाव हो रहा है उसके साथ कंजप्शन में कितना बदलाव हो रहा है, और इसमें एमपीसी हमेशा जीरो से आगे रहेगा और एक से कम। एग्जाम्पल, जीरो से एक के बीच में 0.4, 0.7 या 0.9।
इस तरह उसे देखा जाएगा, पर वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा, या 0 से पीछे माइनस में नहीं जाएगा, 0 से 1 के बीच में पॉइंट में ही रहेगा। आगे हम इस टॉपिक के मेन पार्ट में आते हैं। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये कम फ्रॉम केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कम फ्रॉम केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। वैसे तो केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दोनों सेम है, पर उसमें दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और क्यों साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन से ये थोड़ा अलग हो जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें तो एक तो होती है कि दोनों सिमिलर है, उनके जितना उसका थॉट्स है वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें है 2 पॉइंट्स है, उसमें है 2 न्यू थॉट्स उसमें ऐड किए हैं। इसमें पहला थॉट्स है जो पहला टॉपिक है उसमें कंजप्शन और इनकम, इसमें पॉजिटिव रिलेशन बताया गया है, पर इसमें एग्जैक्टली कौन सा रिलेशन है वो हमें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में मिलता है। और दूसरा है कि इसमें शॉर्ट रन में कंजप्शन फंक्शन का शेप कैसे रहेगा। ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में बताया है कि नॉन प्रोपोर्शनल रहेगा। हम लिख लेते हैं पहला, कंजप्शन एंड इनकम, इसका जो पॉजिटिव रिलेशन वो रहेगा जो इनकम है करंट डिस्पोजेबल इनकम। हम ये भी देख लेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, ये भी देखेंगे, और पहले लिख लेते हैं। और दूसरा उसमें जो डिफरेंट है वो है शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन शेप। डायग्राम में जो शेप आएगा वो शेप कैसे रहेगा, तो वो रहेगा नॉन प्रोपोर्शनल। इसमें केन्स ने कहा है कि एग्रीगेट कंजप्शन इज द नॉन प्रोपोर्शनल फंक्शन ऑफ द एग्रीगेट करंट डिस्पोजेबल इनकम। हम लिख लेते एग्रीगेट कंजम्पशन is a non-proportional function aggregate current disposable income। इसमें डिस्पोजेबल इनकम मतलब ये कहा जाएगा कि
अगर किसी इंसान की इनकम आय आ रही है तो उसमें गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स उसे तो मिलेगा नहीं जो उसकी इनकम है, तो ये गवर्नमेंट को कट हो जाएगा और उसके हाथ में जो नेट इनकम आएगी, जो वो परचेजिंग पावर है उसके पास, उसे डिस्पोजेबल इनकम जो वो अपने कंजप्शन पे खर्च करेगा, तो एग्जैक्टली ऐसा कहा जाएगा कि डिस्पोजेबल इनकम इनकम माइनस टैक्स। जो टैक्स काट के जो हाथ में इनकम है वही है डिस्पोजेबल इनकम, जो वो अपने कंजप्शन के लिए खर्च कर पाएगा। वैसे तो किसी कंजप्शन का फंक्शन हमें देखना है तो ऐसे कर लेंगे C इक्वल F/Y, मतलब कंजप्शन, C मतलब कंजप्शन, F फंक्शन एंड Y इनकम। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे रह गया। और जो केन्स ने कंजप्शन फंक्शन दिया है वो है केन्स कंजप्शन फंक्शन। किसने दिया हुआ फंक्शन है C इक्वल A प्लस B Y। इसमें C कंजप्शन, A ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब अगर कोई इंसान, अगर कोई उसकी इनकम नहीं है तो वो अपना गुजारा करने के लिए किसी न किसी से तो पैसे लेगा। अगर अपने दोस्त है, अपने रिश्तेदार है, उनसे पैसे लेके अपना कंजप्शन करता है। भले वो उसके पास सेविंग कुछ नहीं रहेगी पर वो किसी न किसी से पैसे लेके अपना गुजारा कर लेता है, उसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। यहाँ पे B है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ऑब्वियसली Y है इनकम। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन करेंगे। टाइम सेव करने के लिए हमने ये टेबल निकाला है। अब ये है, इस टेबल के साथ हम अभी सोचेंगे कि अगर इनकम किसी इनकम की ज़ीरो होती है तो वो कंजप्शन तो कहीं ना कहीं से कर लेता है। वो अगर किसी से कर्ज लेता है, किसी दोस्तों से लेता है, किसी रिलेटिव से पैसे लेते हैं और अपना गुजारा कर लेता है। वैसे ही यहाँ पे वो उसका कंजप्शन तो 20 है और उसका सेविंग -20 और APC तो कुछ नहीं रहेगा। जैसे ही उसका इनकम बढ़ता है पर उसका कंजप्शन भी उसके साथ बढ़ेगा, तो यहाँ पे उसका इनकम 50 है तो कंजप्शन 60 होगा, मतलब सेविंग -10 होगा और APC 1.2। जैसे ही इनकम 100 होगी तो उसका कंजप्शन तो उसी लेवल पे 100 पे आएगा, पर सेविंग उसका 0 और APC उसका 1 रहेगा। वैसे ही उसकी जब 150 होगी इनकम तो उसका कंजप्शन 140 होगा और उसमें उसके बाद अभी इस लेवल के बाद उसकी सेविंग 10% आएगी और APC 0.93। और वैसे ही इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन 180 होगा और सेविंग 20 और APC 9। यहाँ पे देखने जैसा ऐसा है ये टेबल में, और एक समझेंगे कि जैसे ही यहाँ इस लेवल पे इसकी इनकम 100 होती है तो कंजप्शन 100 है, सेविंग 0, पर जिस हिसाब से उसका इनकम बढ़ रहा है वैसे कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है, कंजप्शन उसका सेविंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंजप्शन कम होते जा रहा है और इनकम जैसे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी 200 है तो उसका कंजप्शन 150, मतलब उसकी जो इनकम बढ़ने की रेस है वो कंजप्शन उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा, उसमें थोड़ी कटौती होगी और उसका कन्वर्ट कंजप्शन और प्लस सेविंग उसकी इनकम होगी, ये दोनों की
टोटल उसकी कंजप्शन होगी। मतलब उसका जो सेविंग का पार्ट है उससे ज़्यादा अहम देने वाला ये इस टॉपिक में केन्स ने बताया गया है कि सेविंग में उसका कन्वर्ट होगा। इसके साथ हम आगे देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसकी पहली तो है as income increase average propensity to consume fall। as income increase मतलब इनकम y, एवरेज propensity to consume मतलब APC फॉल होगा। मतलब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से उसका APC नहीं बढ़ेगा तो ACP यहाँ पे घटता हुआ जाएगा। सेकेंड है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इज़ अ पॉजिटिव बट लेस दैन 1। लिख लेते हैं द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब MPC इज़ पॉजिटिव बट लेस दैन 1। जैसे हमने कहा कि MPC 0 से ऊपर रहेगी और 1 के अंदर, 1 के आगे नहीं जा पाएगी। थर्ड है द कंजप्शन expenditure increase with increase in income but not proportional। APC हमेशा बड़ा रहेगा MPC से। या फिर 5 है दिस कंजप्शन फंक्शन इज अ constant in the short run। this consumption function is constant in short run। केस ने कहा है कि इसका जो हाइपोथेसिस है वो खाली सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही वर्क करेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा है पर वो लॉन्ग टर्म में नहीं चला। इसकी रीज़न है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो टाइम पे ये हाइपोथेसिस उसका काम नहीं कर पाया और वो डिप्रेशन में थे और सॉल्यूशन करने में ये सफल नहीं हो पाया ये हाइपोथेसिस। 6 नंबर है MPC इज़ कांस्टेंट जैसे हमने अभी कहा। 7 है APC प्लस APS इज़ इक्वल 1 रहेगा। वैसे ही MPC प्लस MPS 1 रहेगा। जैसे हमने कहा MPC 0 से ज़्यादा और 1 से कम। अभी हम इस डायग्राम के साथ समझते हैं कि एक्स पे तो इनकम है और वाई पे कंजप्शन है। वो वाई ये लाइन जो है वो है इनकम की और जो ये लाइन जो है वो है कंजप्शन की। और उसमें जो केन्स ने बताया कि A प्लस बी वाई, ए है ऑटोनोमस, बी है मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंजप्शन और वाई है इनकम। ये लाइन एक दूसरे को ई में ये डॉट में एक दूसरे को मिल रहे हैं तब ये इनकम OY और इसका कंजप्शन B 0। यहाँ पे जो A बताया है वो है
जैसे हमने बताया कि किसी आदमी का इनकम स्टार्ट में नहीं है तो ऑटोनोमस का ये जो स्टार्ट है वो ऑटोनोमस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक उसका जो स्टार्टिंग का टाइम जो है वो ऑटोनोमस में आएगा, जो एक दूसरे के किसी से पैसे लेके या किसी दोस्त रिश्तेदार इन लोग से पैसे लेके अपना गुजारा कर लेता है। ये जो ए पीरियड है, जैसे हमने पहले बताया पीछे यहाँ जो बताया कि ये जो यहाँ से यहाँ का जो पीरियड है उसका उसके इनकम उसके कंजप्शन के लेवल तक आने तक वो अपना गुजारा कर लेता है। पर जैसे उसका इनकम उसके कंजप्शन के आगे जाता है तो उसका जो कंजप्शन करवट लेता है सेविंग की तरफ। वैसे ही जैसे ही उसके कंजप्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे ये होता है डेल्टा सी, मतलब डेल्टा कंजप्शन में कितना बदलाव हुआ, कौन से डिपेंड में रहेगा, वो डेल्टा वाई पे। जितना उसका इनकम बढ़ा है उसके वही लेवल पे उसका कंजप्शन नहीं बढ़ा है, तो उसका कंजप्शन कहाँ पे कन्वर्ट हो गया है हम सोचेंगे तो उसका कंजप्शन सेविंग में कन्वर्ट हो गया है। जो हिसाब ये जो यहाँ तक जो लेवल है और इसकी लेवल, इसमें बहुत फ़र्क है। ये जो फ़र्क है वही हमें इन शॉर्ट में बताया है इस हाइपोथेसिस से केन्स ने यही बताया कि जो लेवल से बढ़ेगा इनकम वही लेवल से कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। तो उसके साथ उन्होंने कहा है कि जो एपीसी है वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा एमपीसी से, यही इसमें बताया गया है। इसमें आगे ये तो कुछ बहुत समय तक ये चला, पर 1946 तक यही थॉट्स केन्स के लोग फॉलो कर रहे थे। पर उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर आया सेकेंड, उसके बाद जो इन्फ्लेक्शन हो गया, हम लिख लेते हैं 1946 तक ये जो थॉट्स थे वो फॉलो हो रहे थे। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसका जो इफ़ेक्ट था वो बहुत ही डिफ़िकल्टी था, सबको मालूम है। उसके बाद जो इन्फ्लेक्शन हुआ वो तो काबू के बाहर हो गया, और जो केन्सियन का ये जो थ्योरी है वो कुछ काम न कर पाई। उसके बाद अनेक जगह से इस पे सॉल्यूशन निकालने के लिए इकोनॉमिक्स प्रयास करने लगे। उसमें एक है साइमन कुज़नेट। साइमन कुज़नेट के बारे में कहा जाएगा तो उन्होंने जो केन्स ने बताया उसके अपोजिट बता दिया कि केन्स ने बताया कि एपीसी ग्रेटर देन रहेगा एमपीसी से, पर इन्होंने कहा कि एपीसी और इक्वल रहेगा एमपीसी से लॉन्ग रन में। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने इन्वेट किया कि लॉन्ग रन में कंजप्शन फंक्शन बताया, और जो ये फंक्शन है वो फंक्शन बताया सी इक्वल बी वाई। इसमें ऑटोनोमस निकाल दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही पकड़ा, और जो दोनों में डिफरेंस था उसमें ऑटोनोमस निकाल दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा साइमन कुज़नेट ने कि एमपीसी इक्वल एपीसी, और इसका जो वैल्यू होगा दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इज़ 0.9। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एपीसी और एमपीसी
ये लॉन्ग रन में वर्क करेगा। ये जो रिज़ल्ट है हमें लॉन्ग रन में ही मिल पाएगा। उन्होंने जो ऑब्ज़र्वेशन किया और उसमें उन्होंने यूएसए का कंजप्शन डाटा और इनकम डाटा जो पीरियड है 1869 टू 1938, इसमें डाटा सब कलेक्ट कर लिया और इसमें से अपना ये जो ये रिज़ल्ट है उन्होंने पब्लिश कर दिया। हम लिख लेते हैं कंजप्शन डाटा एंड इनकम डाटा। फ्रॉम यूएसए पीरियड 1869 टू 1938। उसके आगे इसके बाद साइमन कुज़नेक जो अपना रिसर्च था और उसने जो अपना थॉट्स पब्लिश किए उसमें लोगों में कन्फ्यूजन और बढ़ गया। कन्फ्यूजन एक तो था केन्स कह रहे थे कि एपीसी ग्रेटर दैन एमपीसी और कुज़नेक बता रहे थे एपीसी इक्वल एमपीसी। लोगों में जो कन्फ्यूजन था वो और रुख बदल रहा था कि उसके अलावा किसकी तरफ सोचे कि केन्स बता रहा है वो सही है कि कुज़नेट बता रहे हैं वो सही है, पर लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था कि कौन सा थॉट्स वो आगे करे। पर केन्स का जो थॉट्स था ये पूरे हाइपोथेसिस में वो अपने एक्सपीरियंस पे था और कुज़नेट ने जो अपना जो पब्लिश किया अपनी जो सोच थी वो उसने पब्लिश की। तो उन्होंने 1869 टू 1938 के बेस पे अमेरिका के ये टाइम का उन्होंने एनालाइज किया और उस पर अपना थॉट्स क्रिएट किए। इसके आगे जो कन्फ्यूजन और चलता रहा, पर उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहला प्रयास जेम्स डुसेनबर्ग ने 1949 में किया। हम लिख लेते हैं, हाईलाइट ही कर लेते हैं। डुसेनबरी उन्होंने 1949 एक नया हाइपोथेसिस दिया, उसका नाम था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसके सॉल्यूशन के बाद जो केन्स का जो हाइपोथेसिस है उसके आगे वाला एक वर्जन कहा जाएगा कि जेम्स डुसेनबरी ने ये कहकर, और जो ये पहला प्रयास उन्होंने किया 1949 में, लोगों में इसके ट्रस्ट बढ़ता गया। और भले ही उसका ट्रस्ट बढ़ता गया पर केन्स ने जो अपने सोच दिए है उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जो आज ही हमारे इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है और उसको वैल्यू और भी है। आज के इस डिस्कस में इतना ही, और वीडियो कैसे लगा आप नीचे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।